बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको संचयन भाग्य की आखिरी कहानी दिए जल उठे पढ़ाने चल रही हूँ। पाठ पढ़ाने के पहले लेखक परिचय थोड़ा सा दे दूँ मधुकर उपाध्याय के बारे में। दिए जल उठे के लेखक मधुकर उपाध्याय द्वारा लिखित यह पाठ स्वतंत्रता आंदोलन में नेताओं के योगदान को दर्शाता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अयोध्या में आरंभ हुई। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली में पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया। इतिहास और खास तौर पर ब्रिटिश शासन काल में दिलचस्पी के वशीभूत होकर उन्होंने महात्मा गांधी के चर्चित दांडी मार्च की पुनरावृत्ति करते हुए 400 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा की। आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर उन्होंने 50 दिन 50 साल पहले की रचना कर विशेष ख्याति अर्जित की। उनकी दूसरी पुस्तक किस्सा पांडे सीताराम सूबेदार को भी काफ़ी प्रशंसा मिली। हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर समान रूप से लेखनी चलाने वाले मधुकर उपाध्याय ने इतिहास, साहित्य, पत्रकारिता के साथ साथ कार्टून विद्या में भी अपना विशेष योगदान दिया। उनकी 3 अंग्रेजी और 12 हिंदी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। लोकमत समाचार पत्र के प्रधान संपादक के रूप में कार्यरत मधुकर उपाध्याय पत्रकारिता के माध्यम से साहित्य संवर्धन एवं समाज सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। तो लेखक का ये छोटा सा जो परिचय है उससे ये पता चल जाता है कि लेखक ने पत्रकारिता के साथ साथ तमाम पुस्तकें लिखी और आज़ादी के 50 दिन 50वीं वर्षगांठ पर उन्होंने 50 दिन 50 साल पहले की एक रचना पर विशेष ख्याति भी प्राप्त की, बहुत प्रसिद्धि हुई। तो उनकी कुछ पत्रकारिताएं, उनका इतिहास, साहित्य और हिंदी और अंग्रेजी में समान अधिकार होने के कारण उनकी पुस्तकें बहुत प्रभावित हुई। उनकी लेखन कला बहुत प्रभावित हुई। लोकमत समाचार के संपादक रहे तो पूरी तरीके से हिंदी साहित्य से जुड़े रहे। यदि पाठ परिचय की बात करूं तो थोड़ा सा मुझे शीर्षक बता देना चाहिए, क्योंकि ये स्वतंत्रता पर आधारित पाठ है। स्वतंत्रता की भावना को उजागर करता है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरा सहयोग करके किसी न किसी तरीके से गांधी जी को कैसे वो आगे ले चल के आंदोलन में हमेशा आगे बढ़ाए रहते थे। तो पूरी छोटी सी कहानी है स्वतंत्रता आंदोलन पर। मूलतः ये पाठ जो है स्वतंत्रता आंदोलन के महान देशभक्त नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू देश की स्वतंत्रता कराने हेतु तो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की घटना का वर्णन किया है। गांधी जी और सत्याग्रही जब राष्ट्र से चलकर कनकापुर पहुंचे तो एक वृद्धा ने गांधी जी से देश को आज़ाद कराने का आग्रह किया। जब महात्मा गांधी मही नदी के पास पहुंचे तो सत्याग्रहियों ने गांधी जी के जय जयकारे लगाते हुए नदी के किनारे अनगिनत दीप जलाए, महात्मा गांधी का स्वागत किया। और इस कहानी में गांधी जी ही प्रमुख पात्र हैं जिन पर ये पूरी कहानी आधारित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल गिरफ्तारी देते हुए राष्ट्रहित चिंतन में व्यस्त हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, दरबार गोपाल दास, रविशंकर महाराज आदि सहायक पात्र के रूप में हैं। यह पाठ महात्मा गांधी की दांडी यात्रा पर आधारित मधुकर जी की रचना
धुंधले पदचिन्ह का एक अंश है। ये जो रचना है वो है धुंधले पदचिन्ह, इनकी कोई पुस्तक है, उसका एक छोटा सा अंश है जो दिए जल उठे के नाम से यहाँ पर इन्होंने प्रकाशित किया है। घनी अंधेरी रात में गांधी जी द्वारा महिसागर नदी पार करने तथा लोगों के अदम्य उत्साह का अद्भुत वर्णन पाठकों से उन्होंने इस दौर में किया और बताया है कि वास्तव में कैसे गांधी जी की हिम्मत के साथ साथ लोगों ने अपनी हिम्मत भी उनके साथ जोड़ी और मही नदी पार करने में सहयोग किया। तो जिसके पास जितनी ताकत थी सब झोंक करके उन्होंने इस स्वतंत्रता आंदोलन को एक रूप प्रदान किया। कुल मिलाकर कहा जाए तो रास के विशाल बरगद के वृक्ष ने अपनी छाया में इतिहास को पनपते गांधी और पटेल के आदर्शों का अनुगमन करते हुए लोगों तथा सत्याग्रह की लड़ाई का स्वयं अनुभव किया है। यानी रास के बरगद के नीचे बैठ करके ये सारी घटनाएं हुआ करती थी। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में पहले ही गिरफ्तार करके बोरसद की अदालत में लाया गया। वहीं जज को अपना फैसला लिखने में 1.5 घंटा लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पटेल को किस धारा के अंतर्गत और कितनी सजा सुनाए, क्योंकि पटेल का कोई भी कार्य ऐसा नहीं था जिसको किसी धारा के अंतर्गत बांधकर कोई सजा सुनाई जाए। लेकिन पटेल को स्वतंत्र छोड़ने से उन्हें ये लग रहा था कि हो सकता है कि जनता में भड़काऊ भाषण दे करके ये जनता को सरकार के खिलाफ खड़ा कर दें, इसलिए उनको कोई ना कोई रूप से गिरफ्तारी करनी थी। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। गांधी जी के फौलादी हौसले तोड़ से दिए थे। सरदार पटेल की गिरफ्तारी से गांधी जी थोड़ा निराश हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि पटेल का इस समय रहना उचित था, परंतु उनकी गिरफ्तारी ने उनके फौलादी जो इरादे थे उनको कमज़ोर बना दिए। बोरसद में साबरमती जेल पहुंचने के लिए आश्रम के सामने से होकर जाना पड़ता था, तो आश्रम के सामने से ही पटेल को ले जाना था। शासन की शक्ति के कारण कुछ बोलने का विशेष अधिकार नहीं था और सभा करने पर मनाही थी। तो सब लोग उन्हें लेकर जाते हैं वहाँ थोड़ी देर के लिए। रास पर सब भव्य स्वागत हुआ और उन्होंने बस गांधी जी से इतना कहा कि मैं तो चलता हूँ, अब आपकी बारी है कि आप भी तो सतर्क रहिए कि अब आपको ही लोग ले जाएंगे, क्योंकि सबको ये लगने लगा है कि आपके रहने से यहाँ की जो जनता है वो आपे से बाहर हो जाएगी और कोई भी लड़ाई कभी भी हो सकती है। तो इस तरह से गांधी जी का दाहिना हाथ होने वाले पटेल को गिरफ्तार करके और सत्याग्रही सब उनके साथ जुड़ गए थे। तो इस तरीके से मही नदी पार करने में जो दिए जला करके आखिरी व्यक्ति तक को, जितने भी मही नदी पार करने वाले थे उनको आखिरी वक्त तक दिए जला के उन्हें रोशनी दी गई और लोग गांधी जी को मही नदी पार कराने के लिए चाहते थे कि नाव से पार करें, मगर उनका नहीं, धर्म यात्रा को तो पैदल पूरा किया जाता है, तो मैं ऐसे ही चलूँगा। और इस तरह से उन्होंने मही नदी पार किया। तो मैं अब कहानी शुरू करती हूँ। मैंने अभी थीम की तरह से कुछ चीज़ें बता दी कहानी पर आधारित, और अब कहानी मुख्य कहानी जो पाठ कर उसकी पढ़ूंगी और व्याख्या करूंगी। तो मधुकर उपाध्याय की लिखी हुई कहानी दिए जल उठे, मही नदी के उस पार दिए जलाने का जो काम हुआ था उसी पर आधारित है। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं?
इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। वह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलडी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। अब कहानी की शुरुआत हुई है रास के बूढ़े बरगद के नीचे, जहां राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन की क्रियाएं चलती थी, जहां सारे लोग बैठ करके योजनाएं बनाते थे। तो प्रत्यक्षदर्शी बूढ़े बरगद को माना गया कि वो बूढ़ा बरगद बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी है। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे। अब दांडी यात्रा होने वाली थी और उसके लिए पटेल बिल्कुल तैयार थे। 7 मार्च को वो वहां पहुंचते हैं। भाषण तो देना नहीं चाहते थे, मगर बहुत लोगों ने आग्रह किया उनसे कुछ कहने के लिए, क्योंकि कुछ कहने से लोगों में उत्साह जगता है। तो उन्होंने 2 शब्द कहने के लिए स्वीकार कर लिया। लेकिन सरकार को इस बात का पता था कि अगर पटेल ने भाषण दिया तो पूरी जनता जो है वो उलटकर पटेल के साथ हो जाएगी और ऐसी स्थिति में फिर हमें जनता को काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं थी। वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं सब उनसे जिद करने लगते हैं कि कुछ बोलिए। तो बहुत आग्रह करने पर उन्होंने 2 शब्द बोलने के लिए अपने आप को तैयार किया कि ठीक है 2 शब्द बोल देता हूँ। उन्होंने जैसे ही शुरू किया कि भाइयों और बहनों, जैसे उनके मुंह से पहला शब्द निकला भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? उनका पहला सवाल था कि इसी बीच मजिस्ट्रेट को ये बात पता चल जाती है कि पटेल साधारण सभा को संबोधित कर रहे हैं, यानी सामान्य जनता से अपनी बातें कह रहे हैं। तो वो जानते थे कि अगर उन्होंने बात पूरी कर दी तो ये निश्चित है कि तहलका मच सकता है। तो उन्होंने तुरंत निषेधाज्ञा लागू की। निषेधाज्ञा का मतलब होता है कि जैसे 4 लोग समूह बनाकर कहीं नहीं चल सकते। तो जब 4 लोग समूह बनाकर कहीं नहीं चल सकते तो सभा के अंदर होने वाला भाषण होने की तो संभावना ही नहीं है। तो उन्होंने ये चीज मानी कि निषेधाज्ञा लागू की और पटेल को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। इसी बीच निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया और पटेल को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें पता था कि पटेल की गिरफ्तारी ही शांति का माहौल कायम कर सकती है, इसलिए पटेल को गिरफ्तार करो, अन्यथा ये जनता भड़क जाएगी। और उस समय स्थानीय कलेक्टर शिलडी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। अब उस समय वहाँ पर जो कलेक्टर था वो शिलडी था और जिसको कि एक बार पटेल ने अहमदाबाद से भगा चुके थे। तो वो इस समय यहाँ आ गया। उसे अपने कार्यों का, उस भगाने का जो बदला लेना था वो भी वो ले लिया। तो उसने सोचा कि यही अच्छा एक मौका है कि पटेल को गिरफ्तार करके ये याद दिला दे कि तुमने भी कुछ ऐसा काम किया था जो नियम के खिलाफ या विरुद्ध था। तो कुछ भी करके बस किसी तरह पटेल की गिरफ्तारी कर ली जाए। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया। अब वहां से तो पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें बोलने तक नहीं दिया गया। जैसे उन्होंने शब्द शुरू किया कि भाइयों और बहनों, आप क्या इस आंदोलन के लिए तैयार हैं, उन्हें ये लग रहा था कि बस किसी तरह से आंदोलन के लिए तैयार अगर हैं, जनता तैयार है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जनता की तैयारी की सहमति लेने के लिए इससे अच्छा कोई और मौका मिल नहीं सकता। तो उन्होंने पहले ही संबोधित किया कि आप अगर तैयार हैं तो हम अपने कार्य को आगे करने के लिए भी तैयार हैं। तो पटेल को तो गिरफ्तार कर लिया गया। अब पटेल की गिरफ्तारी से थोड़ा सा उत्साह जो था वो कम तो जरूर हुआ, मगर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ।
गांधी जी अभी सहयोग के लिए तैयार थे। तो वल्लभ भाई को पुलिस के पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया। अब वल्लभ भाई को गिरफ्तार करके बोरसद की अदालत में ले आए, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि वो गिरफ्तार हैं। अगर वो अदालत में अपना अपराध कबूल नहीं करेंगे तो उनके साथ सख्ती बरती जाएगी, और इस समय उनको किसी भी रूप से अपने आप को सुरक्षित रखना था। तो उन्होंने सीधे सीधे स्वीकार कर लिया कि हाँ, उनसे गलती हुई है। तो गलती स्वीकार करने पे अपराध की जो सजा थी वो कम हो जाती है। तो उन्होंने मान लिया, लेकिन अंतर्मन उनका ये कह रहा था कि वास्तव में बदले का इससे अच्छा अवसर और दूसरा नहीं हो सकता। तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन्हें किस तहत इतनी कड़ी सजा दे। अब जज बहुत देर तक परेशान रहा उनके मुकदमे से कि वो क्या करे, कैसे करे और किस तरह से वो मुकदमा बनाए। कोई चार्ज बन नहीं रहा था, कोई उपाय था नहीं, पब्लिक को भड़काने की बात थी नहीं, कोई ऐसा कार्य उन्होंने किया नहीं था। बस उन्होंने क्या किया था कि जनता के आग्रह पर 2 शब्द कहने चाहे थे कि आप सब लोग क्या तैयार हैं। इतने में इतना बड़ा अपराध नहीं था। गिरफ्तारी तो की गई इसलिए कि कोई भड़काऊ भाषण दिए तो जनता उनके विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने ये सारी चीजें की, और फिर अब जज को समझ में नहीं आ रहा कि गिरफ्तार तो कर लिए, कौन सी धारा लगाएं कि किस धारा के अंतर्गत इनको जेल में डालें। बहुत परिश्रम के बाद, बहुत मेहनत के बाद उन्होंने 1.5 घंटे का समय लगा करके किसी तरह 8 लाइनों में अपना फैसला लिखने की कोशिश की, और 8 लाइनों का फैसला लिखने में उन्हें 1.5 घंटे का समय लगा। उस 1.5 घंटे के समय में वो सोच नहीं पा रहे थे कि जो वो फैसला कर रहे हैं वो फैसला उचित है अथवा नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात थी, जिसके कारण वो 1.5 घंटा लग गया। आठ लाइन का अपना फैसला लिखने में उन्हें 1.5 घंटा लगा। पटेल को 500 रुपए जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई, और अंततः उन्होंने उपाय निकाला कि 500 रुपए जुर्माना और साथ ही साथ 3 महीने की जेल। अब 3 महीने की जेल और 500 रुपए जुर्माना पटेल के ऊपर लगाया गया। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद के साबरमती जेल में लाया गया, और जेल में कैद करने के लिए अंततः उन्हें साबरमती जेल में लाकर डाला गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी और उनकी सजा, उन्हें साबरमती जेल जाने की सूचना दी गई, और गांधी जी को ये बता दिया गया कि पटेल की गिरफ्तारी हो चुकी है और यहाँ से उन्हें साबरमती की जेल में भेजा जा रहा है। गांधी जी का तो पहले ही पटेल की गिरफ्तारी से ऐसा लगने लगा कि उनका एक हाथ किसी ने काट लिया हो। कहने का मतलब कि दोनों मिलकर जो कार्य कर सकते थे, संभवतः गांधी जी को बहुत अकेलापन लगने लगा। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे करे, और कोई उपाय भी नहीं था। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई, और अंत में उन्हें सारी सूचना दी गई कि किस कारण से पटेल को गिरफ्तार किया गया है, कौन सी वजह थी कि उन्हें, वास्तविक वजह तो यही थी कि उन्हें लोगों को डर था कि अगर इन्होंने एक भाषण भी दे दिया तो जनता इनके साथ खड़ी हो जाएगी, फिर इस जनता को रोकना हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम होगा। ये चीज़ यहाँ पर कही गई है, तो उन्होंने इसी बात को दोहराया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी की सजा और गिरफ्तारी से साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई, और अंत में गांधी जी को ये सूचना दी गई कि पटेल को गिरफ्तार करके साबरमती जेल ले जाने की तैयारी हो रही है। गांधी जी की गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे। गांधी जी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे। इस गिरफ्तारी से मतलब कि पटेल की गिरफ्तारी से।
गांधी जी पटेल की गिरफ्तारी से बहुत दुखी हो गए, क्योंकि वो अकेले पड़ गए थे। उनकी योजनाएं अब ऐसा लग रहा था कि वो टूट जाएंगी। उन योजनाओं के संबंध में उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब उनके पास और कोई रास्ता है ही नहीं कि वो क्या करें और कैसे करें, कैसे इतनी बड़ी योजना को क्रियान्वयन करके, रूप दे करके वो जनता की हिफाजत करे। गांधी जी इस गिरफ्तारी से क्षुब्ध थे, यानी गांधी जी इस गिरफ्तारी से बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा आज दांडी कूच की तारीख बदल सकती है। उन्होंने माना कि अब दांडी कूच करने में उनका जो उत्साह था वो कम हो चुका था। अब उन्हें लग रहा था कि तारीख बदल देनी चाहिए और कोई दूसरी तारीख रखनी चाहिए, ताकि पटेल भी अपनी गिरफ्तारी से, 3 महीने की गिरफ्तारी से वो छूट कर आ जाए और फिर हम ये काम करें। मन तो सबका ये था, क्योंकि गांधी जी का ये मन था। वह अपने अभियान पे 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम 12 मार्च के आसपास रवाना हो सकते हैं, कुछ पहले भी हो सकता है, 10 मार्च भी हो सकता है, लेकिन 12 मार्च के आसपास हम दांडी यात्रा पर निकलेंगे। ये कहकर उन्होंने आश्वस्त किया जनता को समझाया कि हाँ, इस तरह से देखा जाए तो दांडी मार्च को हम अभी थोड़ा सा रुक के करेंगे। आश्रम में एक एक आदमी का हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब उन्होंने आपस में ये तय किया कि वास्तव में साबरमती जेल से और बोरसद तक पहुंचने में एक मोटर गाड़ी के माध्यम से कितना समय लग सकता है। उन्हें पता था कि अगर वो साबरमती जेल ले जा रहे तो वो सुबह ही लेके निकलेंगे और जाएंगे इसी रास्ते से जहां आश्रम है। तो उन्होंने कुछ उपाय निकाला। तो सबसे पहले पता लगाया कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। उन्होंने कहा कि देखते हैं कितना समय लगता है। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था और जेल जाने के लिए उसी आश्रम के ठीक सामने से ही होकर जाना पड़ता था। और जब उन्हें पता लगा कि पटेल को इसी रास्ते ले जा रहे हैं तो गांधी जी वहीं आकर डट जाते हैं अपने साथियों के साथ कि अब मैं बिना पटेल से मिले हुए इस रास्ते से उन्हें निकलने नहीं दूंगा। तो गांधी जी से कहा, आश्रम और आश्रमवासियों और गांधी जी से कहा कि सब तरह से देखा जाए तो पटेल का रोग ही था कि पटेल का रोब ही था कि उन्हें गाड़ी रोकनी ही पड़ती। अब हर हालत में वो वहाँ पर ले जाते हैं और लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहाँ किसी हाल में नहीं रुकेगी। जनता की ये सोच थी। गांधी जी को तो पता था कि वो इसी रास्ते ले जाएंगे, लेकिन जनता को ये लग रहा था कि वो पटेल को रोकेंगे नहीं। क्यों नहीं रोकेंगे? कि उन्हें ये लग रहा था कि अगर वो रोक दिए तो जनता भड़क जाएगी और फिर उस जनता को काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो वहाँ गाड़ी रोकेंगे नहीं। लेकिन फिर भी लोगों को आशा थी कि संभवतः इतनी भीड़ देखकर हो सकता है वो गाड़ी रोक दें। तो सब लोगों ने अपनी वही किनारे सड़कों के किनारे खड़े होकर मोटर वालों की मोटर की प्रतीक्षा करने लगे। पटेल का रोब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। और पटेल चूंकि इतने प्रभावी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे कि उनके प्रभावित व्यक्तित्व के कारण सभी लोग उनसे प्रभावित रहते थे। और अंततः होता क्या था कि वो जहाँ चाहते जो कर लेते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो यहाँ मोटर गाड़ी रुकेगी। फिर वो गाड़ी रोक देते हैं। पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। अंत में वहाँ की भीड़ भाड़ सब कुछ देखते हुए मोटर गाड़ी उन्होंने रोक दी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। अब गांधी और पटेल का मिलन वहीं सड़क पर हो गया, क्योंकि गाड़ी रोक दी गई थी और कितनी देर तक रुकी रहेगी इसका किसी को पता नहीं था। तब उन्हें लगा कि हो न हो गांधी जी उनसे मिलने आएंगे। तो गांधी जी आगे बढ़ते हैं। जैसे उन्हें पता चलता है कि पटेल आश्रम के सामने से गुजर रहे हैं तो वो बाहर पहले ही निकल के खड़े थे और
लोगों का अनुमान तो था कि वहाँ गाड़ी रुकेंगे ही नहीं, मगर ऐसा नहीं हुआ। स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहां किसी हालत में नहीं रुकेगी। तो ये तो लोगों का ख्याल था कि वहां पर गाड़ी वो नहीं रोकेंगे, नहीं तो जनता भड़क सकती है। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले, लेकिन गाड़ी रुकी और गांधी जी वहीं खड़े थे। पटेल उतर के आते हैं, उनसे गले मिलते हैं और एक संक्षिप्त मुलाकात होती है। बहुत थोड़ी देर के लिए वो मुलाकात होती है। उस मुलाकात में और बातें भी बिल्कुल सीमित होती हैं, बिल्कुल सीमित होती हैं। बस उन्होंने एक इशारा भर कर दिया था। अगर उस इशारे को समझो तो बहुत कुछ है। तो पटेल की गिरफ्तारी, पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी और पटेल और गांधी जी सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात। पटेल ने कहा कि मैं बैठते हुए आश्रमवासियों को और गांधी जी से कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। उन्होंने कहा कि मैं तो अब इस रात चल दिया हूँ देश की स्वतंत्रता के लिए, भले मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, मुझे सताया जाए, मारा जाए, पीटा जाए, लेकिन आप सतर्क रहिएगा, क्योंकि अब इसके बाद वो आपको गिरफ्तार करेंगे। यानी कि समाज में अगर आपको वास्तव में अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो अपने आप को सुरक्षित भी ले चलना है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो गिरफ्तार करने का मौका उन्हें मिल गया, वो गिरफ्तार कर लिए, लेकिन खुद को आप अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। ये आश्वासन उन्होंने उनसे ले लिया। और संक्षिप्त सी मुलाकात। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रमवासियों और गांधी जी से कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। उन्होंने कहा, गांधी जी ने मुलाकात करके जब वापस जाने लगे तो उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से हर हालत में जो मेरी गिरफ्तारी के बाद अब आपकी गिरफ्तारी है। गांधी जी तो मन बना ही चुके थे कि अब गिरफ्तारी होगी ही। पटेल ने कार में बैठते हुए कहा, मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है कि आप सतर्क रहिएगा। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने से के सरकारी कदम की भर्त्सना की गई, निंदा की गई। उन्होंने जब दिल्ली में मदन मोहन मालवीय केंद्रीय असेंबली में बैठे हुए थे तो उन्होंने इस प्रस्ताव को आगे रखा और कहा कि वास्तव में यदि किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जेल की सज़ा तब होनी चाहिए जब उस पर मुकदमा चलाया गया हो। बिना मुकदमा चलाए आप जेल की सज़ा नहीं दे सकते। तो ऐसी स्थिति में आपने पटेल को कैसे गिरफ्तार कर लिया? तो कानून जो है वो उसको उल्टा करके यदि आप किसी को ज़बरदस्ती गिरफ्तार करेंगे तो आपके कानून की निंदा होगी। तो भर्त्सना की, यानी उन्होंने कानून की निंदा की, बहुत बुरी तरीके से उन्होंने उन्हें लताड़ा कि नियम से चलने की जगह गैर कानूनी ढंग से आप चलते हैं, इसलिए आपने पटेल को गिरफ्तार कर लिया। फिर लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। रास में गांधी जी का भव्य स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे लगे हुए थे। अब रास पहुंच करके गांधी जी का एक भव्य स्वागत हुआ और वहां पर समुदाय के जितने लोग थे उसमें दरबार गोपाल दास, रविशंकर वहां मौजूद थे। गांधी जी ने भाषण में दरबारों का खास तौर से उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते थे, उनकी मुख्य बस्ती कनकापुर और उससे सटे गांव देवड़ में हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ देवड़ में रहते थे, कुछ आसपास की बस्तियों में रहते थे और उस सभा में दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज भी मौजूद थे। तो ये यहाँ पर कहा गया कि रविशंकर महाराज भी वहाँ मौजूद थे और कुछ दरबार रास में रहते थे,
पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उनसे सटे गांव थे। उन्होंने कहा कि कुछ रास के लोग जो थे वो यहाँ बसे हुए थे और उनके लिए मुख्य रहने का स्थान जो था वो कनकापुरा था और उससे सटे हुए आसपास के गांव थे। तो कहानी एक दिन में तो पूरी नहीं हो सकती है, तो मैं यहीं पे निशान लगा देती हूँ। आप भी निशान लगा लीजिए कि यहाँ तक कहानी हो गई है। फिर आगे देखते हैं कि कैसे वो मही नदी पार करते हैं, कैसे जाते हैं। तो सारी बातों को लेकर मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।